आप कई संगठनों से जुड़ी हैं। जी हाँ। आप समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और सोच, इच्छा शक्ति प्रबल है, ये वाली बात है। अगर आप सोच लो ये मुझे करना है या ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे से होगा, तो आप कर सकते हो। अगर आप दिल में भी अगर आप कोई संशय पालेंगे कि ये शायद नहीं होगा, ये कैसा होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं तो एक औरत हूँ, तो वहाँ पे फिर मात खा जाते हैं। तो कर्मचारियों के हितों के लिए आपने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं? मैं तो और खूब आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, ये तो इतने किया हमने, मतलब लीग से हटके किए। महासंघ का पूरा साथ मिलता था और खूब बड़े लेवल पे हम लोग करते थे और हमें सफलता भी मिलती थी। काफ़ी संघर्ष किया हम लोगों ने। वर्तमान समय में जो कर्मचारियों के सामने जो समस्या आ रही है, उसमें भी अभी भी आप पूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं या उनके समाधान के लिए कुछ करते हैं? हाँ, मेन जो उनकी जो पीड़ा है वो है ओपीएस की, ऑल पेंशन स्कीम। और मैं कहूँगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी कर्मचारी द्वारा ही पूरी की जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बिना कर्मचारी के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ना मतलब ये ऑल पेंशन स्कीम को अरे कंटिन्यू रखो ना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर एकता शक्ति संगठन का संगम है, वहाँ पे आप जो भी आपकी वाजिब डिमांड है, जैसे ये डिमांड है, आप पूरी कर सकते हो और पूरी होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी आपने कुछ प्रयास किए? महिला सशक्तिकरण परिवार से शुरू होता है जी। अगर परिवार के लोगों का अगर साथ रहता है तो महिला परिवार से बाहर कदम रखती है, तो उसको ना फिर सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ता है इसको। मैं पारिवारिक लोगों से उनसे ही मैं विनती करूंगी कि महिला को इतना आगे बढ़ने के लिए आप भी प्रेरित तो करें। महिला खुद भी आगे बढ़ती है, लेकिन सहयोग भी पूरा मिलना चाहिए महिला। नमस्कार दोस्तों, मैं केदारलाल गोचर, कोटा राजस्थान से। जय जय देव घर घर देव। हमारे आज के पॉडकास्ट में श्रीमती हंसा जी त्यागी हैं, जो एक समाज सेविका और कर्मचारी संगठनों में कई पदों पर कार्य किया है। आज उनकी जुबानी हम आपको बताएंगे, तो हम सीधे आपको हंसा जी त्यागी से मिलाते हैं। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आप हमारे देव पॉडकास्ट में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, सत्कार आपने बुलाया। तो मैडम, हम आज इस एपिसोड में आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप का पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक जन्म स्थल कहाँ है, ये सारी बातें हमें हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। बिल्कुल, जो बचपन था सीधा साधा, कोटा की ही निवासी, कोटा ही में ही मतलब मेरा जन्म हुआ और रेलवे कॉलोनी की थी। मम्मी पापा दोनों सर्विस में थे। दादी के सानिध्य में हम रहे और बिल्कुल सीधा जो सादा वो था। बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल, भीमंडी स्कूल में पढ़ाई की। जेडीबी कॉलेज में गए, क्योंकि दो ही हमारे पास था, भीमंडी स्कूल पास था और जेडीबी एक ही कॉलेज था हमारे, उसमें वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। देखिए एक बात है, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल थे, जो भी हमारे क्लासमेट्स थी, वो आज तक हैं और आज तक हम लोग जब मिलते हैं ना, बिल्कुल अपना बचपन जीते हैं। और वाकई में लगता है कि ना वो वाले सर्किल, वो वाली बात आज बिल्कुल भी नहीं है, कि जैसे हम प्रैक्टिकल थे और आज सब दिखावा है, आज शोबाजी ज़्यादा है। वो वाली बात मतलब बहुत कम है या नहीं है इस बात में, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं रही है। और 1983 में मैंने आरपीएससी दी थी, जिसमें ना मतलब मेरिट में वो राजस्थान में टॉप उसमें थी, मैं मेरिट में आई। जो मेरिट में जो थे टॉप 10 के, उनको राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग डिपार्टमेंट मिलता है, मुझे भी वो डिपार्टमेंट मिला। फिर वहाँ पे मैं राजकीय सेवा में मैं रही। उसके पहले मैंने 1 साल तक मैं रेलवे में थी, लेकिन स्केल पहले स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादा थे जी, अच्छे थे, तो रेलवे की जॉब छोड़ के मैं इधर स्टेट गवर्नमेंट में आई। तो आपने योग्यता कहाँ हासिल की? योग्यता जेडीबी कॉलेज में ग्रेजुएशन किया था मैंने, वहीं पे ही था। कॉलेज ही यही थे अपने ग्रेजुएशन वगैरह के वो। उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जो की थी अपन ने, फिर आरपीएससी देख के फिर वहाँ पे
तो आप सेवा में कब से आए? 1983 में, ये अपने गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में? जी हाँ। कहाँ सर्वप्रथम आपकी जॉब? राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग सर्वप्रथम, मतलब राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग कोटा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जी मैं उसी डिपार्टमेंट में कोटा में ही मैं रही मैं। तो आपका पारंपरिक जीवन जो बचपन का वो कोटा में भी बीता? कोटा में, हाँ हाँ जी बिल्कुल। और शादी भी कोटा में ही हुई है और अभी भी कोटा में ही हूँ। आप कई संगठनों से जुड़ी हैं। जी हाँ। और आप समाज सेविका के रूप में भी जानी जाती हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ऐसे? देखो, जहाँ तक मैं समझती हूँ संस्कार वाली जो बात आती है ना, दादी हमारे साथ रहती थी और दादी ना काफ़ी बाद में जाके ओल्ड एज तो के थी से ही, उनको पैरालिसिस वगैरह हो गया था, काफ़ी उसमें थी, तो उनकी बहुत सेवा की। मतलब वो उनकी इतनी सेवा की कि मतलब सब जने कहते थे कि ये आपकी पोती नहीं, आपकी तो बेटी है या क्या है, मतलब तो उन्हीं से ही जो सेवा भावी गुण हैं वो तो हमारे साथ बचपन से था। लेकिन जो संगठन का है, जो मैं इस ऑफिस में आई थी, तो इस ऑफिस की हमारी यूनियन राजस्थान लेवल पे काफ़ी अच्छी मतलब मानी जाती है। पहले तो बहुत अच्छा था। तो उस समय क्या था कि हमारा प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में काफ़ी मतलब जंग सी थी, बहुत अच्छी जंग। काफ़ी कर्मचारी थे जो पीड़ित थे प्रशासन से, इस तरह की मतलब बातें होती थी और इस तरह का उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी कर्मचारियों को, जिस तरह से थी। तो उनसे कोई लड़ने वाला, कोई वो करने वाला मतलब बहुत कम जने थे या नहीं थे। लेकिन एक कर्मचारी का विश्वास होता है ना, एक निष्ठा और विश्वास है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या मैं इस जो माहौल चल रहा है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो हमारे हर साल काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे इलेक्शन होते और है ना मैं उसमें निर्वाचित होती रही, इतना उसमें ना। और वो जंग हमने फाइट की कर्मचारियों की। वास्तव में हम देखा जाए ना, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब टीम वर्क होता है। हमारी टीम थी हमारे ऑफिस में, विजय श्रीवास्तव, पीयूष जी वगैरह, हम सबकी टीम थी। हम पूरी टीम ने हमने बना के जिस तरह से हम लोगों ने लड़े, हम जयपुर तक की सीएम तक की लड़ाई थी। रोज़ाना तो थानों के चक्कर लगते ही, मतलब काफ़ी बड़ा, बहुत अखबारों में आता, बहुत बड़ी हमारी लड़ाई थी प्रशासन के साथ। लेकिन लास्ट ये था कि हम जीत हमारी हुई, हम जीते उसमें। और इसमें में श्री ओम जी बिरला जी उस समय विधायक सांसद थे, तो इतनी उन्होंने हेल्प की हमारी, मतलब थ्रू आउट लीग से हटके उनकी जो मदद थी, उनका सपोर्ट था और उनके दम पे जो हम लड़ते थे वाकई में जीते। इससे हमें प्रेरणा मिली। फिर मैं जिले की भी जिलाध्यक्ष काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक रही। फिर मैं प्रदेश की बनी, मैं प्रदेश की जो प्रदेशाध्यक्ष, ये भी मैं काफ़ी वर्षों तक रही। मैं पहले तो राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ महेंद्र सिंह जी के सानिध्य में भी मैं पदाधिकारी थी, उपाध्यक्ष थी वहाँ पे। फिर ये हमारा राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एकीकृत के चुनाव हुए, उसमें मैं निर्वाचित हुई प्रदेशाध्यक्ष। फिर पूरा उसमें संभाला और जो मैं अभी भी मैं दिल से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो हमारी पूरे राजस्थान की टीम थी, हर जिले की टीम थी, बहुत साथ सहयोग और बहुत ज़्यादा अपनापन, प्यार और उन सब का रहा। तो आपको प्रेरणा अपनी दादी से मिली समाज सेवा की? समाज सेवा की तो है, जो अभी भी है। अभी भी जैसे किसी का दुख हम देखते हैं या मुझे थोड़ा वो लगता है तो वाकई में मतलब कुछ करने की इच्छा करती है। आप कर्मचारी संगठनों में काम करते हुए भी समाज सेवा की ओर आकर्षित हुए, तो इसमें आपको क्या क्या चुनौतियाँ आई? कि ना जो भी जरूरतमंद लगता है ना तो उसको इग्नोर नहीं करते, मतलब इग्नोर करने की इच्छा नहीं करती। वास्तव में कोई नीडी है तो उसको मतलब कुछ ना कुछ करने की, या किसी की स्कूलिंग नहीं हो रही, या मतलब खाने में किसी तरह की दिक्कत है, या अपने सर्वेंट की कोई ऐसा कोई वो है कुछ है, तो वो तो दिल से करने की इच्छा करती है, वो चीज़ अलग है। और कर्मचारी संगठन का जो वो है उसमें तो कर्मचारियों के लिए जो फाइट है वो तो फाइट है, यहाँ तो केवल प्रेम भाव रहता है। आप विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन के भी पदाधिकारी रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो मैं पहले प्रदेशाध्यक्ष थी, अब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी। तो मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, विशेष तौर से महिलाओं को,
इसमें आपको ने कौन कौन से ऐसे मैं कार्य आपको किए? मैं आपको प्लीज़ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी पद लिया है, चाहे कर्मचारी संगठन के हो चाहे किसी, मैं महिला विशेष में मैं कभी नहीं रही। मैं मेन उसमें ही रही हूँ, मैं हमेशा मतलब मेन जो हमारी जो टीम है उसमें ही मैं रही हूँ। अभी विश्व मानवाधिकार में भी मैं महिलाओं में नहीं, मतलब मैं मेन टीम में हूँ। कर्मचारी संगठन में भी मैं मेन उसमें रही हूँ। मैं मतलब महिलाओं को उसमें नहीं, जैसे त्यागी समाज के भी जो हमारा मेन है और ब्राह्मण समाज का जो भी कुछ है सब मेन तो उसमें इसमें मैं- महिलाओं की इसमें भागीदारी महिलाओं की भागीदारी हाँ बढ़ाने के लिए बिल्कुल 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 महिलाओं की भागीदारी की क्या अलग विशेष ध्यान दिया जाता है हमारे। और जैसे अभी विश्व मानवाधिकार का जैसे अभी आपने पूछा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये तो ना कदम कदम पे आपको मानवाधिकार का हनन आपको मिलेगा। और चांस की बात है कि जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ कमला उद्यान, पूरा लैंडमार्क सिटी है हमारा, कोचिंग एरिया पूरा एलन पूरा एरिया हमारा वहाँ का है। तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं और बच्चों के जो पेरेंट्स आते हैं वो आते हैं, उनको उनसे संबंधित काफ़ी केसेस होते हैं। और अभी आपने सुना भी होगा या हम कई जने ऐसे जो हम अखबार में नहीं भी देते हैं ऐसे केसेस जो पर्सनली आते हैं, हनी ट्रैप का जो मामले होते हैं। तो ऐसे कई ऐसे मतलब लड़कियां आती हैं बाहर से, पटना से, इधर से कहीं से भी ऐसे आती हैं जो है ना कोचिंग में एडमिशन नहीं है उनका, लेकिन वो है ना मतलब किराए पे मतलब कमरा लेके या हॉस्टल में वो लोग एडमिशन लेके वो रहती हैं, वो रह रही हैं, अपनी बहन भी साथ में है या ऐसा कोई ऐसे कैसे है। और वो अच्छे अच्छे जो मतलब जो लड़के हैं, अच्छे घर के लड़के हैं, पढ़े लिखे सीधे साधे हैं, उनको किसी भी तरह अपने जाल में फंसा के फिर उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं वो लोग। तो ऐसे कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो फिर इसमें मैं हमारे कुंदारी थाने वाले के जो पूरा स्टाफ है, सीआई साहब, इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये भी बिना किसी मतलब उसके आउटलेट मतलब लीक से हटके वो उनकी मतलब हम लोग हमारी हेल्प करते हैं, हम उनके मतलब सहयोग से हम ये जो मामले हैं उनको सुलझाते हैं और जितना पनिशमेंट वो दे सकते हैं उनको देते हैं। वो ऐसे ब्लैकमेलिंग के जो तो आप केसेस हैं, सीएलसी सदस्य भी सीएलजी सदस्य भी मैं हूँ। हाँ जी बिल्कुल, सीएलजी मेंबर कुंडारी हूँ थाने। उनसे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कई बार होता है कि ये मामले ना ओपन नहीं करना चाहते हैं, कई जैसे माँ बाप होते हैं और इतने कई बार तो से रोते हुए आते कि हमारा बच्चा कर लेगा, ऐसा क्या है, ऐसे ऐसे मतलब वीडियो बना के उधर ब्लैकमेल किया। और बच्चे इतने नादान, माँ बाप इतने मतलब नादान कि वो जैसे उसने 3 लाख मांगे, 4 लाख मांगे तो ऑनलाइन उनको पेमेंट कर दिया। ये सबूत और उनके पास होता है कि देखो इन्होंने हमें ऑनलाइन पेमेंट किया है, या मतलब भाई बेटे ने ऐसा काम किया तो माँ बाप ने हमें ऑनलाइन किया, जबकि बात कुछ और होती है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि लड़के ही ज़्यादा वो नहीं होते दोषी, लड़कियां भी किसी सी मतलब ये इस मामले में दोषित पाई जाती है, जिनको पूरी तरह से हम लोग मतलब पनिश करने से लेकर उनके वहाँ तक घर पे पहुँचाने तक ये सारा काम जो तो होता है। ऐसे वो मानव होता है। अधिकारों में विशेष तौर से महिलाओं के लिए जी हाँ। आपने ऐसे कोई विशेष प्रयास किए हैं कहीं हाँ। शिविर लगा के या उनको बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए ऐसे- हैं। जैसा अभी ना मतलब उन लोगों को मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जो कुछ कोई परामर्श सीखना है, केंद्र वगैरह ऐसा? परामर्श केंद्र वगैरह में हाँ बिल्कुल जाती हैं वो लोग, करते हैं। और यहाँ तक कि हम खुद भी उनको मोटिवेट करते रहते हैं, हम खुद ही मिलते हैं। मेरे घर के सामने एकदम मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे ना कई बार ऐसे बच्चे, काफ़ी बच्चे आते हैं एग्ज़ाम के दिनों में, और ऐसे कई जैसे लड़कियां हैं या लड़के हैं ऐसे उदास से ऐसे लगते हैं, तो पता पड़ जाता है कि कौन सा बच्चा डिप्रेशन में कोने में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे है क्या है। तो उनको बुला के अकेले में बात करते हैं, काफ़ी कुछ बातें होती है उनसे। वो तो कई बार तो ये मामले बहुत कम ये मामले आते हैं कि जिनमें पढ़ाई की वजह से बच्चे कर रहे हैं। तो इसमें ये आपको बात सामने है जी। कि ये पढ़ाई की वजह से तो करते ही नहीं है, जहाँ तक मैं आपको बता दूं। 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में आते होंगे। अधिकतर जो बच्चे हैं वो खाली ये लड़का लड़की के चक्कर में या ब्लैकमेलिंग के चक्कर में या उसके चक्कर में ही लोग बाग फंसते हैं, और वो अपनी बदनामी के डर से, माँ बाप की बदनामी के डर से ऐसा कदम उठाते हैं। जिनको हम लोग हॉस्टल का विजिट भी हम लोग करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, और उनको भी हम लोग कहते हैं कि आप जब भी एडमिशन देते हो पूरा देखा करो कि इनका कौन से मतलब एलन में कहाँ पे एडमिशन लिया है, क्या है, पूरा एडमिशन कार्ड देख के उनका पूरा देख के उसके बाद आप चाहो तो थाने में भी मतलब उनकी वो होनी चाहिए, पूरी रिपोर्टिंग करके आप नॉलेज में डाल के उसके बाद आप रखिएगा।
ये तो ये- लालच वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सही है। किसी उसमें। ऐसी जो मुहिम आपने चालू की तो इसमें कई चुनौतियां आई होगी। बहुत जैसे चुनौतियाँ कोई- आती हैं। कई लोग जैसे कि ना हम लोग मतलब अभी क्या होता है कि ना आपके पास ये आप किसी को अपने आइडेंटिटी तो बता नहीं सकते कि हम क्या हैं। सखी सुरक्षा में भी मतलब काफ़ी अच्छे है, उसमें मतलब है काफ़ी पावर मतलब मिलती है काफ़ी उसमें, लेकिन आपके पास कोई कार्ड नहीं है हमारे हम लोगों के पास। या फिर ना मतलब जैसे कमला उद्यान की जो इसकी विकास समिति की मैं सेवन जी का भी हूँ, उसकी वो है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि ना हमें ये काम करना है, हमें इनको बचाना है। जैसा भी है हमें जितना हम कर सकते हैं, जितना यह हमारी टीम है हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो ये सब आपने कर्मचारी रहते हुए भी ये समाज सेवा काम किया। हाँ, कर्मचारी रहते तो हमने किया ही है। हाँ। क्योंकि हमारा ऑफिस होता है जीपीएफ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, तो जहाँ पे ना आदमी को रिटायरमेंट से आदमी को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक और डेथ तक पूरा पेमेंट हमारे ऑफिस में होता है, सारा सब कुछ। तो जो भी आती है, स्पेशली महिलाएं आती, विडोज आती, जो भी आती, सबकी थ्रो आउट हेल्प तो हमने मतलब मेरी तरफ से कभी कोई वो नहीं कह सकता कि हम गए और हंसा तरीके से मिले या हमारा काम नहीं हुआ। टचवुड मतलब ईश्वर का इतना वो रहा कि सबके काम बिल्कुल अच्छी तरह से बहुत प्यार से होते रहे, करते रहे हम लोग। और बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छा करना, हाँ। ये एक मुहिम चला के कोटा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और जो तालमेल आपने कर्मचारी सेवा में रहते हुए भी और समाज सेवा का काम किया, ये एक बहुत ही बढ़िया पहल है आपकी। आप राजस्थान कर्मचारी महासंघ की में भी पदाधिकारी रहे हैं और एकीकृत महासंघ की भी उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं शायद आप। जी हाँ, जी है तो कर्मचारियों के हितों के लिए आपने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं? मैं तो रहते हुए। आपको शायद पता होगा कि हमने मतलब खूब अनशन भी किए। मैंने खुद ने मतलब आमरण अनशन किए हैं जयपुर में मुख्यालय में जी, बैठी हुई, बिल्कुल, याद है मुझे। जिसमें ओम बिरला जी वगैरह भी मतलब आए थे हाँ, वहाँ पे हाँ। काफ़ी उसमें सीएम लेवल पे, और खूब आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, ये तो इतने किए हमने, मतलब लीग से हटके किए। महासंघ का पूरा साथ मिलता था, महेंद्र सिंह जी थे, पूरे जितने भी हमारे जिले हैं, जिलों के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम है। खूब रैली की रैली, बसों के बसों आते थे हमारे वहाँ पे, और खूब बड़े लेवल पे हम लोग करते थे और हमें सफलता भी मिलती थी काफ़ी। वो लोग फिर अनशन तोड़वाने भी आते थे, कुछ में था। और कई बार तो हमने ऐसी बड़ी बड़ी रैलियाँ की कि जेल मतलब वहाँ पे रिपोर्ट तक हुई हमारी, और खूब केस वेस भी चले उसमें, वो था। फिर विड्रॉल किया। वसुंधरा जी के टाइम में भी काफ़ी हमें उनका साथ मिला। आपने कर्मचारियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी संघर्ष किया हम लोगों ने। वर्तमान समय में जो कर्मचारियों के सामने जो समस्या आ रही है उसमें भी अभी भी आप पूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं या उनके हाँ। समाधान के लिए कुछ करते हैं? हाँ, मेन जो उनकी जो पीड़ा है वो है ओपीएस की, ऑल पेंशन स्कीम। और वास्तव में हमारा एक एक कर्मचारी पूरा जिंदगी तक मतलब सरकार को दे देता है, वो जॉब में लगने से लेकर। मैं कहूँगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी कर्मचारी द्वारा ही पूरी की जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बिना कर्मचारी के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ना मतलब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को अरे कंटिन्यू रखो ना। अब अभी तक हम सब ले ही रहे हैं, तो 2004 के बाद वालों ने ऐसा कौन सा वो किया है कि आप उनको उससे आप उनको वंचित कर रहे हैं। ये बात गलत है। इसके लिए मतलब पूरी तरह से मतलब है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर एकता शक्ति संगठन का संगम है, वहाँ पे आप जो भी आपकी वाजिब डिमांड है, जैसे ये डिमांड है, आप पूरी कर सकते हो और पूरी होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और होगी। और अभी जैसे अभी रिसेंटली आपने भी मतलब मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ये एक आदेश निकाल रही है कि जो रिटायर्ड हो गए कर्मचारी उनको आठवां जो मतलब वेतन आयोग है उसका लाभ नहीं मिलेगा। अरे ये क्या बात है यार। हम शुरू से लास्ट तक अपने पूरी ज़िंदगी हमने सरकार को दी है, पूरे लाभ मतलब लेते हैं। अब बेचारे पेंशनर्स का जो अभी ज़िंदगी जीने का टाइम आया है, जब उनको पैसों का अपने मान सम्मान का जो पेंशन है वो पेंशन नहीं है, उनका मान सम्मान है। बेटे हैं, सबके बेटे कमा रहे, ये कर रहे, लेकिन आपको जो कुछ भी आप जो सरकार दे रही है वो हमारा मान सम्मान है, उससे हम जी रहे। तो इसमें 8वां पेंशन आयोग को रोकने का क्या मतलब है? तो इसके लिए तो हम संघर्ष करेंगे। जो भी आगे करना है उसमें मतलब पूरी भागीदारी रहेगी और वो हम लेके रहेंगे। महिला नेतृत्व के रूप में आपने बहुत काम किया है संगठनों में, समाज सेवा में। तो या वर्तमान समय में
ऐसी कोई महिला नेतृत्व तैयार किया आपने जो नहीं, मैं आपको बता दूं कि महिला नेतृत्व में मैंने इसके लिए क्या काम कर मैं रहे हैं? महिला नेतृत्व मैंने कभी किया ही नहीं है, मतलब बहुत कम उस पर क्या होगा शायद। मैं हमेशा मेन कार्यकारिणी में ही रही हूँ। जो मेन जो हमारी कॉमन जो कार्यकारिणी जो अपनी होती है ना, कर्मचारी में भी मतलब महिला के उसमें हमने अलग ही था, हमारा महिला विंग अलग था, जी। हमारा महिला का उसका था। अभी ब्राह्मण समाज का भी अलग महिला विंग है, इसका वो है। लेकिन जो मेन जो कार्यकारिणी है इसमें हम सभी हैं, सदस्य हैं, उनमें मैं हूँ। और पूरा कार्य तो करते हैं, जो महिला को साथ में लेके कार्य करते हैं, बिल्कुल महिलाएं और मतलब पुरुष हम लोग सब साथ में भागीदारी होती है। अब जैसे जो भी हमारी कार्यकारिणी वगैरह बनती है उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी रहती है हमारी। इतनी महिलाएं लेनी है तो लेती हैं, जैसे अभी त्यागी समाज के उसमें भी आप देखिए इतनी महिलाएं हैं तो सदस्य के रूप में हम लोग लेती हैं महिलाएं। महिला पुरुष सशक्तिकरण के लिए भी आपने कुछ प्रयास किए? महिला सशक्तिकरण तो ये है कि देखो, महिला सशक्तिकरण परिवार से शुरू होता है जी। अगर परिवार के लोगों का अगर साथ रहता है तो महिला परिवार से बाहर कदम रखती है तो उसको ना फिर सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ता है इसको, और ना फिर उसको साथ मिलने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है अपनों से ही। और मैं समझती हूँ कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, क्योंकि सास रोक लेगी, ननद चुगलबाजी करेगी, ये करेगी वो करते महिला घर से निकले तो सही यार। उनको घर पे मैं पारिवारिक लोगों से उनसे ही मैं विनती करूँगी कि महिला को इतना आगे बढ़ने के लिए आप भी प्रेरित तो करें। महिला खुद भी आगे बढ़ती है लेकिन सहयोग भी पूरा मिलना चाहिए महिला को। इसके लिए कभी कभी ऐसा कई केसेस आते हैं कि जहाँ पे मतलब महिला पीड़ित होती है पारिवारिक तौर पे, तो वहाँ पे भी हम लोग इंटरफेयर करते हैं, जाते हैं और करते हैं। आप एक महिला नेतृत्व के रूप में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं या अभी भी कोई सामाजिक बाधाएं हैं? सामाजिक बाधाएं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो है, क्योंकि महिला को वो वाली बात या वो वाला सपोर्ट नहीं मिल पाता जो एक पुरुष, मतलब वास्तव में अपन कहते हैं ना कि पितृसत्तात्मक, अभी पितृसत्तात्मक ही है, मतलब महिला को इतना वो नहीं मिल पाता। अब अभी नई पीढ़ी में नेतृत्व के लिए विशेष तौर से महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं देना चाहूँगी कि ये ना, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एकता शक्ति संगठन अपने पास होना चाहिए और सोच इच्छा शक्ति प्रबल है, ये वाली बात है। अगर आप सोच लो ये मुझे करना है या ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे से होगा, तो आप कर सकते हो। अगर आप दिल में भी अगर आप ये संशय पालेंगे कि ये शायद नहीं होगा, ये कैसा होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं तो एक औरत हूँ, तो वहाँ पे फिर मात खा जाते हैं। अभी हम जो भी काम करते हैं, मतलब पर्सनली मैं तो बिल्कुल भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। भगवान को मानते हुए प्रबल इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच रखो, सब काम होते हैं आप, लेकिन मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई किसी बात का कोई वो नहीं होता, भगवान भी साथ देता है। सेवा में रहते हुए आपने सामाजिक सेवाएं की, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन बीच में आपको कुछ शारीरिक बीमारी हुई। आप कैसे प्रभावित हुए, इसके बारे में अपने विचार हमें बताएं। मैं ये वास्तव में एक संदेश है, मैं महिलाओं को देना चाहूँगी। मैं कहूँगी कि सबसे पहले अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहें, अपना डायग्नोज कराते रहिए। बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है, मैंने की है अपनी लाइफ में कि मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कल कर्मचारी संगठन में इधर लगे रहे, उधर लगे, धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान का विजिट कर रहे, एक बार नहीं 10-10 बार विजिट कर रहे, इधर कर रहे, वो कर रहे, सब में मैं लगी रही। मैंने अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना खाने पीने का, ना इसका ना उसका, बिल्कुल तन मन धन से जो लगे ना वो लगे। तो इससे क्या हुआ कि बिल्कुल एंड टाइम पे 4th स्टेज पे मुझे पता पड़ा कि मुझे कैंसर है। और मतलब 3 मई को डायग्नोज हुआ और 4 मई को अपॉइंटमेंट लेके कोकिला बहन में गई। हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब वो भी डॉक्टर्स ही हैं, डॉक्टर गिरीश माथुर, अशोक जैन, डॉक्टर साहब वगैरह सभी, उन लोगों ने पूरा डायग्नोज किया, पता किया, अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पे कोकिला बहन गई, वहाँ पे मेरा इलाज शुरू हुआ। और काफ़ी मतलब ये मैं बिल्कुल दिल से मैं कहती हूँ कि पता नहीं आप सबकी दुआएं इतनी साथ में थी कि मैं उस वाली 4th स्टेज से मैं कैसे आई और अब आज आपके सामने स्वस्थ हूँ। और मैं ये सोच रखती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ,
बिल्कुल, जो भी ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, सब कुछ जितनी भी ज़िंदगी है वो सब आपके नाम। मैं जितना कर सकती हूँ तन मन धन से उतना मैं करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नई ज़िंदगी मिली है, नया जीवन है ये। इसलिए मैं विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता, जांच कराते रहना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ मैंने गलती की है वो प्लीज़ आप मत करिएगा। आपने बहुत ही ऐसी बीमारी पर विजय प्राप्त की, इसके लिए आपको इसमें कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल आपने सही कहा आप। लगातार इससे संघर्ष करते हुए इसमें विजय प्राप्त की। तो इसमें आपकी जो सेवाएं रही समाज के प्रति, संगठन कर्मचारियों के प्रति, तो दवा के साथ साथ दुआएं भी काम आई, सबकी दुआएं, है ना। बिल्कुल, तो आप हाँ, आज सबकी इस दुआएं। पर सफलता प्राप्त करके बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इसके लिए कि आपने इसमें विजयश्री प्राप्त की। आप आज हमारे इस देव पॉडकास्ट स्टूडियो में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय देव, घर घर देव। थैंक यू सो मच। राम राम सब, राम राम। राम राम जी।